उफ पापा जी, आपने पूरा घर ही गंदा कर दिया। अभी अभी राधा ने पोछा मारा था और आपने चप्पलों के निशान छोड़ दिए। थोड़ी तो समझ होनी चाहिए ना आपको, आप कोई बच्चे तो नहीं हो। बहू रिया के मुंह से ये शब्द सुनकर अनिल जी हतप्रभ होकर खड़े रह गए। कैसे पुलिस की नौकरी में सिर्फ उनकी एक आवाज बड़े से बड़े मुजरिमों को हिलाकर रख देती थी, और आज उनकी बहू उन्हीं के घर में इतना सुना रही है। तभी पत्नी ने उन्हें सोफे पर बैठाया और कहा, कोई बात नहीं जी, बहू की बातों का बुरा मत मानना, बस जुबान की तेज है, बाकी उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। अनिल जी ने पत्नी की आंखों में देखा, जैसे पूछ रहे हो क्या सच में, और फीकी सी हंसी उनके होठों पर तैर गई, लेकिन आंखों के कोर थोड़े से नम हो गए। सोफे पर बैठे बैठे ही सोचने लगे, कितने जतन से इस घर को खड़ा किया था, एक एक तिनका अपने हिसाब से रखवाया था, ताकि सेवा अवकाश के बाद पति पत्नी सुविधाओं के साथ आराम से रहेंगे। लेकिन आज सारी दुनिया उनके कमरे तक सिमट कर ही रह गई है। कमरे के बाहर निकलो तो कितना कुछ सुनना पड़ता है उन्हें। हॉल के अंदर फायर पिट बनवाया था कि ठंड के दिनों में वहाँ आग के सामने भुनी मूंगफलियाँ खाएंगे, लेकिन मजाल है कि बहू कभी सर्दी में आग जलाने दे। कहती थी पूरे घर में राख के कण फैल जाते हैं। फिर वो चिमनी वैसी ही रंगी पुती दिखती है, एकदम उजली, क्योंकि बहू को वैसी ही पसंद थी। ये सब सोच रहे थे, तभी पत्नी ने हाथ में कॉफी का मग दिया और पास आकर बैठी। वो अपने पति को बहुत अच्छे से जानती थी कि वो अभी गुस्से में थे, और उनके हाथ में कॉफी इसलिए दी ताकि उनका गुस्सा शांत हो जाए। वो अपनी पत्नी की हाथ की कॉफी पीकर बिल्कुल शांत हो जाते थे। वो भी क्या करती, पति और बेटे सोमेश के मोह में फंसी एक भारतीय नारी जो ठहरी। दोनों तरफ बैलेंस बनाते बनाते ही उनका जीवन कट रहा था। कभी बेटे की सुनती तो कभी पति की। एक दिन सुबह शहर से लौटने के बाद पति पत्नी दोनों लॉन में बैठे थे। नौकर चाय के 3 कप रख गया। उन्हें थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि उनके अलावा चाय सिर्फ सोमेश पीता था, और वो उनके साथ तो कभी बैठकर चाय पीता ही नहीं था। उसने उनके साथ बैठना तो कब का छोड़ दिया, तो आज फिर ये चाय यहाँ कैसे? तभी सोमेश वहाँ आ बैठा, साथ में चाय पीने लगा, लेकिन अजीब सी चुप्पी। ये वही सोमेश है जो छोटा था और उसकी बातें खत्म नहीं होती थी। अनिल जी कितना भी थके हो, सोमेश के साथ खेलते ही थे। उनकी बातें तब तक खत्म नहीं होती थी जब तक कि वो उन्हें कहते कहते थक के सो नहीं जाता था। आज अजीब सी औपचारिकता ने अपनी जगह बना ली थी बेटे और पिता के बीच। तभी पत्नी ने उस खामोशी को तोड़ा। माँ ने पूछा, सोमेश, अगले महीने ही तो रिया के भाई की बेटी की शादी है ना? हाँ माँ, उसी के बारे में ही तो बात करने आया हूँ। लड़के वाले इसी शहर में हैं और वो यहीं से शादी करना चाहते हैं। सो रिया का परिवार शादी के लिए घर आना चाहता है। वो हमारे घर से शादी करना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक भीड़ भाड़ रहेगी तब तक आप दोनों दीदी के पास चले जाओ। आप दोनों को भी भीड़ भाड़ में असुविधा होगी, और दीदी भी इसी शहर में तो रहती है। आप लोगों को कोई तकलीफ भी नहीं होगी। आप दोनों का कमरा भी मेहमानों के काम आ जाएगा। ये सुनकर अनिल जी गुस्से में लाल हो गए, फिर भी अपनी आवाज को संयमित रखकर बोले, बहू के घर वालों को दूसरा घर दिला दो किराए पर 10-15 दिनों के लिए। हम क्यों यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाएं? पापा, आप भी ना गजब करते हो। रिया के घर वाले हैं, हमारे इतने बड़े घर के रहते हुए उनके लिए दूसरा घर कैसे देखें? अब रिया ने उनसे कह भी दिया है, अब आप लोग अपना देख लो, वो लोग तो यहीं आएंगे। ऐसा कहकर सोमेश एकदम से अंदर चला गया। अंदर से बहू रिया की आवाज भी आने लगी। लग रहा था कि वो सब कुछ सुन रही थी और उसे अनिल जी की बात शायद अच्छी नहीं लगी थी। आज पत्नी की आंखों से आंसू बह रहे थे और अनिल जी ने उन्हें अपना कंधा दिया, जैसे कह रहे थे कि अभी मैं हूँ, सब ठीक कर दूंगा। दूसरे दिन शाम अनिल जी शहर से आए तो पत्नी ने बताया कि बेटा बहू बच्चों के साथ छुट्टी बिताने अपने ससुराल गया, और बिना बताए अनिल जी मुस्कुराने लगे और बोले, देख पगली, ये वही बच्चे होते जिनके लिए तो मुझसे लड़ती थी, जिनके लिए जाने कितनी रातें हमने जाग कर काटी हैं। आज वो हमारे घर से हमें ही जाने को कह रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं भी इनका बापू हूँ, कहकर अंदर चले गए। इस हफ्ते बाद सोमेश परिवार के साथ लौटा तो दरवाजे पर ताला लगा था। चौकीदार बैठा उन्हें देखते ही उनके पास पहुंचा। एक चाबी सोमेश के हाथों में दी और एक चिट्ठी भी। वो खत अनिल जी का था, सोमेश के नाम।
जिसमें लिखा था कि सोमेश, मैं और तुम्हारी माँ रामेश्वरम जा रहे हैं, 1 महीने बाद लौटेंगे। ये जो चाबी तुम्हारे हाथ में है वो घर की चाबी नहीं है, वो एक दूसरे फ्लैट की चाबी है जिसमें तुम सभी का सामान रखवा दिया है। वो फ्लैट मैंने बहुत पहले ही खरीदा था, तुम्हें नहीं बताया था। पॉश इलाके में है, तुम लोगों के लिए अच्छा है। अगर अच्छा ना लगे तो अपने हिसाब से घर ले लेना। ये घर मेरा और तुम्हारी माँ का है और हमारा ही रहेगा, इसमें से हमें कोई निकाल नहीं सकता। अभी तक सब कुछ बर्दाश्त करता रहा क्योंकि तुम्हारी माँ खुश रहे, लेकिन अब तुम्हारी बातों से उसकी आंखों में आंसू आए, ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। ये हमारा सपनों का घर है जिसमें हम अपने बच्चों को नाती पोतों के साथ देखना चाहते थे, लेकिन शायद ईश्वर को ये मंजूर नहीं था और तुम लोगों को हमारा साथ भी पसंद नहीं था। वो घर मेरे और माँ की तरफ से तुम लोगों के लिए आशीर्वाद स्वरूप है। इच्छा होगी तो रखना, वरना वापस कर देना। माता पिता होने के नाते हम अपना आत्मसम्मान नहीं खो सकते। हमारे बाद ये घर ट्रस्ट का होगा और यहाँ वृद्ध आश्रम बनाएंगे। इस घर पर तुम्हारा या तुम्हारी बहन का कोई अधिकार नहीं होगा। मैंने यह बात तुम्हारी बहन को भी बता दी है और वो मेरे इस फैसले से बहुत खुश है। उम्मीद है कि तुम भी खुश रहोगे। लाइन खत्म होते ही सोमेश के होश उड़ गए, आंखों में आंसू थे, लेकिन पता नहीं कि वो आंसू पश्चाताप के या पिता की जायदाद अंत में बेटे की होती है। दोस्तों, इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और आगे ऐसी वीडियोस और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।